नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल मोहित यादव एजुकेशन पर। इस चैनल पर मैं आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग संबंधित विभिन्न विषयों के प्रश्न सॉल्व कराता हूं, जो कि आपके विभिन्न प्रकार के एग्ज़ाम जैसे यूपी आर्मिनल, यूपी PCL में काम आते हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अभी तक मैंने विभिन्न विषयों के क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। यदि आप उन वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं आज सॉल्व कराने जा रहा हूँ वो है इंटरनल कंबशन इंजन का चैप्टर कंबशन एंड वर्किंग इन SI एंड CI इंजन। इस संबंध से क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है द मास ऑफ एयर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ यूनिट मास ऑफ फ्यूल कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द फार्मूला वेयर CHO एंड S आर इन परसेंटेज। तो इन्होंने कहा है, पूछा है कि कोई जो फ्यूल है उसकी कंप्लीट बर्निंग कंबशन के लिए यूनिट मास का फ्यूल यूज़ किया जा सकता है, जिसमें CH और O मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर के परसेंटेज दिए हैं। तो उसका फार्मूला क्या होगा? तो देखिए मैं इसका फार्मूला आपको बना के दिखा देता हूँ कैसे बनता है। ठीक, देखिए सबसे पहले हम देखें तो जो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, कार्बन लेते हैं तो कार्बन बर्निंग के लिए C+O2 बराबर CO2 हो जाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि हमको निकालना क्या है, मास ऑफ एयर रिक्वायर्ड। ठीक, तो देखिए यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन है 2 अणु है मतलब 32। तो 32 मतलब अगर क्या होता है ऐसा कह सकते हैं 32 ग्राम हो गया। तो 32 ग्राम ऑक्सीजन जरूरी होती है कितनी, ये कार्बन कितना है, कार्बन जरूरी है कितना, कार्बन 12। ठीक, तो पूछा मास रिक्वायर्ड, तो हमने सबसे पहले पर केजी ऑफ मास निकाल लेते हैं। तो इन्होंने कहा 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए कितने के लिए, 12 ग्राम कार्बन के लिए। तो 1 ग्राम कार्बन के लिए कितने ऑक्सीजन चाहिए, 32/12 ग्राम। ठीक, तो इसको सॉल्व कर देंगे तो 8 चौक कितना हो जाएगा, 4 3 12, 4 8 32, 8/3 हो जाएगा। मतलब कि 1 ग्राम कार्बन के लिए कितना चाहिए, 8/3 चाहिए 8। ठीक, तो ये हो जाएगा, तो 8/3 हो गया। देखिए ये जो है ऐसे देखिए कि 1 ग्राम कार्बन के लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए 8/3 ग्राम। तो एयर कितनी चाहिए, हम जानते हैं कि जो एयर में कितना 23% ऑक्सीजन होती है ना। तो इसको बदल दीजिए उसमें, तो इसको क्या करेंगे 8/3 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 23 कर देंगे। तो इससे हम लोग निकालेंगे तो लगभग जो हम लोग का वैल्यू आ जाती है तो इसकी वैल्यू जा जाती है लगभग आ जाती है 11.5 C। मतलब 1 ग्राम कार्बन की बर्निंग के लिए हमको कितना चाहिए, 11.C चाहिए। ठीक, तो ये हो गया। अब अगला ले लेते हैं। अगला अगर हम लोग देखें किसके लिए, दूसरा दिया हाइड्रोजन के लिए। तो हम लोग हाइड्रोजन कैसे जानते हैं, H+O2 बराबर क्या हो जाता है, H2O हो जाता है। तो इसको बैलेंस करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 और इसको हाफ कर दीजिए। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोग ये बैलेंस हो गया। तो देखिए यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कितने ग्राम चाहिए पड़ेगा, लगभग 16 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए पड़ेगी। कितने तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2 ग्राम हाइड्रोजन की बर्निंग के लिए। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन की बर्निंग के लिए कितना चाहिए, 16/2 मतलब 8। और इसको अगर ये हो जाएगा एक ऑक्सीजन के लिए अगर एयर में कन्वर्ट करना चाहे तो 100/23 कर देंगे। तो इससे निकालेंगे तो हो जाएगा 8 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे लगभग कितना आ जाएगा, इतना का आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 34.5 के आसपास आ जाएगी। ठीक, अब दूसरा ले लेते हैं। क्या बचा, ऑक्सीजन। अब देखिए जो ऑक्सीजन है वो जितनी उसमें पहले से उपलब्ध है तो वो उसको कंपनसेट कर लेती है। तो हाइड्रोजन के साथ क्या हो जाती है, वो हाइड्रोजन के साथ ऐड हो जाती है। तो हम यहाँ देखते हैं कि हाइड्रोजन की बर्निंग के लिए क्या हो रहा होता है, हाइड्रोजन की बर्निंग के लिए जब H2O बनता है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ 2 और यहाँ पे 1/2। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1 ग्राम हाइड्रोजन की बर्निंग के लिए कितना, लगभग 8 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए पड़ती है। तो लेकिन अगर फ्यूल में पहले से ही ऑक्सीजन कुछ मात्रा में उपलब्ध हो तो क्या उसको कंपनसेट कर देती है। तो जब भी हम हाइड्रोजन की वैल्यू लेते हैं तो ये मान लेते हैं कि हाइड्रोजन माइनस ऑक्सीजन का 8वां भाग घटा दीजिए, फिर इसमें क्या कर दीजिए 100/23 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से हम लोग कर देंगे तब भी हम लोग का आंसर आ जाएगा। इसलिए आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्सीजन फ्यूल में पहले से उपस्थित है उसको कंपनसेट करने के लिए उसको क्या है, घटाया गया है। ठीक, अब जो बचता है सल्फर,
सल्फर क्या होता है, सल्फर प्लस ऑक्सीजन से क्रिया कर लेते के SO2 बना लेता है। तो इसको भी उसी प्रकार सॉल्व कर लेंगे जैसे इसके पहले वाले सॉल्व किए हैं। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, लगभग आ जाएगी 4.3 सल्फर आ जाएगी। तो हमारा जो फार्मूला फाइनली बन के आ जाता है वो, अगर देखिए एक सीधा सीधा फार्मूला आप याद रखिए कि जो एयर चाहिए पड़ती है परसेंटेज, अगर हमको सारे मतलब फ्यूल के कंपोनेंट्स उसके परसेंटेज पता है तो उसके हिसाब से जो एयर फ्यूल रेशियो का फार्मूला बनता है वो बन जाता है हमारा देखिए 8 टाइम हाइड्रोजन का परसेंटेज प्लस 8/3 टाइम कार्बन का परसेंटेज प्लस सल्फर माइनस ऑक्सीजन का परसेंटेज, इतना हो जाता है। ये क्या हो जाता है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है इंटू 100/23। अगर ये इसको कट कर देंगे तो क्योंकि 23% क्या हो जाती है, ऑक्सीजन होती है बाई मास, तो इससे क्या है एयर की रिक्वायरमेंट हो जाती है। तो एयर फ्यूल रेशियो हमारा ये हो जाता है पर ग्राम ऑफ एयर की जो रिक्वायरमेंट होती है। इसी को फार्म को उन्होंने आगे फर्दर सॉल्व करके लिखा है। तो फर्दर जब इसको सॉल्व कर देंगे तो अपना हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन बन जाता है कितना, ये देखिए कार्बन जो है, सबसे पहले इन्होंने कार्बन का फार्मूला लिखा तो ये बन जाता है अपना 11.5 C बन जाता है प्लस 34.5 हाइड्रोजन माइनस ऑक्सीजन बाई 8 बन जाता है और प्लस 4.31 S बन जाता है। तो ये फार्मूला बन जाता है। तो इसी फार्मूले को हमको इसमें रखना है। तो जब इस फार्मूले को रखेंगे तो देखिए यहाँ पे दिया है, यहाँ पे पॉइंट में दिया है, तो ये पॉइंट में दिया है तो इसको यहाँ क्यों हमने क्या पर ग्राम निकाला है, और पर ग्राम को अगर उसको परसेंटेज में कर देंगे तो पॉइंट में आने लगेगा। तो ये हमारा आंसर क्या जाएगा, हमारा आंसर हो जाता है ये C वाला हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगर परसेंटेज के फॉर्म में दिया हो तो हमने जो भी फार्मूला बनाया वो कितना है, पर केजी ऑफ फ्यूल के हिसाब से बनाया था। तो ये आपके एयर की रिक्वायरमेंट हो जाएगी पर मास ऑफ केजी के लिए। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन का आंसर क्या है, इसका आंसर हो जाएगा C। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि देखिए इनका मैच द फॉलोइंग के रूप में है। तो पहला लिस्ट 1 ऑपरेटिंग मोड ऑफ SI इंजन और लिस्ट 2 दिया है अप्रोप्रिएट एयर फ्यूल रेशियो एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन इन द बिलो लिस्ट। तो इन्होंने कहा उसके हिसाब से मैच करना है। तो सबसे पहले क्या दिया है, सबसे पहले दिया है इस तरह लिस्ट 1 में दिया आइडलिंग, B दिया है कोल्ड स्टार्टिंग, C दिया है क्रूजिंग और D दिया है मैक्सिमम पावर। ठीक, तो देखिए सबसे पहले शुरू करते हैं ए आइडलिंग। तो आइडलिंग क्या होता है, आइडलिंग में एयर सप्लाई को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है थ्रोटल को एक लगभग क्लोज करने के बाद, और सक्शन प्रेशर जो होता है काफ़ी लो होता है। इस कंडीशन जो होता है प्रेशर लाइन होती है वो ब्लैक फ्लो करती है और एग्जॉस्ट गैस का डायल्यूशन हो जाता है और फ्रेश चार्ज लिया जाता है। इसलिए क्या है हम लोग जो इसलिए क्या करते हैं, जो भी हम लोग का एयर फ्यूल मिक्सचर होगा उसकी रिचनिंग होती रहती है। इसलिए जो आइडलिंग के समय एयर फ्यूल रेशियो रहता है वो लगभग 12.5 के आसपास रखा जाता है। ठीक, तो आइडलिंग के लिए क्या हो जाएगा, आइडलिंग के लिए देखिए 12.5 के आसपास अगर हम लोग इसको रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए के लिए हो जाएगा 1। तो ए के लिए 1 कहाँ दिया है, ए के लिए 1 दिया हुआ है बी में। ठीक, उसके बाद दूसरा क्या दिया है, दूसरा दिया है कोल्ड स्टार्टिंग। तो कोल्ड स्टार्टिंग देखिए और किसी में तो दिया नहीं, तो यही हमारा आंसर हो जाना चाहिए। उसके बाद दिया है कोल्ड स्टार्टिंग, ठीक, B3 हो जाएगा। कोल्ड स्टार्टिंग दिया है, कोल्ड स्टार्टिंग के समय सबसे अधिक रिचेस्ट मिक्सचर की आवश्यकता होती है। क्यों, क्योंकि उस समय स्पीड भी कम होती है और टेम्परेचर भी काफ़ी कम होता है। इसीलिए एयर फ्यूल रेशियो जो रखा जाता है वो मिनिमम रखा जाता है। ठीक, मतलब जो मिक्सचर रखा जाता है सबसे अधिक रिच रखा जाता है। ठीक, तो इसमें क्या है, इस समय जो एयर फ्यूल रेशियो होता है वो लगभग 3.0 के आसपास रखा जाता है। तो कोल्ड स्टार्टिंग में क्या हो जाएगा, बी के लिए 3 हो जाएगा। एक मिनट फिर से देख लेते हैं। तो इस समय जो एयर फ्यूल रेशियो रखना चाहिए कोल्ड स्टार्टिंग के समय वो लगभग 3 के आसपास रखना चाहिए। देखिए तो 3:1 रखना चाहिए। तो बी के लिए देखिए अगर हम देखें तो बी के लिए क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, लेकिन बी के लिए यहाँ 5 इसमें तो दिया नहीं है, तो ये हमारा आंसर थोड़ा सा मैच नहीं कर रहा है। तो बी के लिए 5 कहाँ दिया है, यहाँ दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग बाकी भी चीज़ें मिला लेते हैं,
फिर देखते हैं क्या होता है। फिर तीसरा दिया क्रूजिंग दिया है, तो जो क्रूजिंग के समय होता है सबसे इकोनॉमिक कंडीशन होती है, इसलिए इस समय जो मिक्सचर को रखा जाता है एकदम लीन रखा जाता है। तो जब लीन मिक्सचर रखेंगे तो क्या होगा, उसको हम लोग जितना अधिक रख सकते हैं तो इसको रख सकते हैं हम लोग 16 या 22 के आसपास रख सकते हैं। तो हमारा आंसर 3 या 4 में कोई हो सकता है। तो 3 यहाँ दिया है और 4 यहाँ दिया हुआ, तो इन दोनों में से कोई एक आंसर हमारे हो सकते हैं और यहाँ पे हमारा आंसर ये हो सकता था। ठीक, अब चौथा दिया है मैक्सिमम पावर। तो मैक्सिमम पावर के समय क्या करते हैं हम लोग, फ्यूल को एकदम क्या करते हैं, रिच मिक्सचर रखा जाता है। और रिच मिक्सचर कहाँ कहाँ दिया है, रिच मिक्सचर का आंसर आपके कहाँ कहाँ हो सकते हैं, 9 हो सकता है। ठीक, और तो इसमें देखिए अब आपका आंसर क्या हो जाता है, मैक्सिमम पावर के लिए आपका आंसर 12.5 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। तो आपका आंसर क्या हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। देखिए तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला हो गया है क्योंकि सभी आंसर नहीं मिल रहे हैं। देखिए तो बेस्ट आंसर जो आप इन दोनों में से बी और डी में से चूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं देखता हूँ तो मेरे को डी आंसर ज़्यादा बेस्ट लगता है। इसलिए भी डी आंसर बेस्ट लगता है क्योंकि इसमें कोल्ड स्टार्टिंग कंडीशन जो जिसके लिए 5 है वो बेस्ट यहाँ सूट कर रही है। तो उसके हिसाब से ये आंसर इसका बन सकता है। इसमें अदर तरीके से भी इसको मैच कर सकते हैं। एक्चुअली देखिए जो होता क्या है, एयर फ्यूल मिक्सचर के बारे में जो हम कहते हैं कि इसकी कंडीशन इतनी रखनी चाहिए, इसको इतनी रखनी चाहिए, वो कम ज़्यादा हो सकती है क्योंकि एग्जैक्टली वही वैल्यू हमेशा हम लोग नहीं रख पाते हैं। तो इसका जो आंसर, इसका आंसर आप डी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन बी के भी लगभग करीब है। तो बेस्ट आंसर जो आपको चूज़ करना हो इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग देख सकते हैं। तो ए के लिए अगर हम लोग 2 ले लें तो भी ये रिच मिक्सचर है। आइडलिंग के लिए लगभग जो एयर फ्यूल रेशियो होता है वो कितना 3:1 रखा, सॉरी आइडलिंग के समय लगभग हम 12.5 तक जा सकते हैं। तो आइडलिंग देखिए 9 तक भी है तब भी सही हो सकता है, 9, 12, 16 इन तीनों में से कोई भी ले सकते हैं। तो 1, 2, 3, तो बी के लिए देखिए 1, 2, 3, तो ये वहाँ पे भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है। ठीक, और कोल्ड स्टार्टिंग के लिए जो मिल रहा है, कोल्ड स्टार्टिंग के लिए लगभग जो एयर फ्यूल रेशियो रखा जाता है वो 3:1 रखा जाता है। तो बी के लिए 5 होना कंपलसरी है, तो यही इसका आंसर है। तो इसी को आंसर को टिक कर दीजिए, बाकी चीज़ थोड़ी एडजस्ट की जा सकती है। तीसरा दिया, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक गैसोलीन हैज स्वेप्ट वॉल्यूम ऑफ 300 cc। गैसोलीन इंजन जिसका स्वेप्ट वॉल्यूम 300 cc है एंड क्लियरेंस वॉल्यूम इज 25 cc। क्लियरेंस वॉल्यूम 25 cc है। इट्स वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इज 0.88। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी 0.88 दी है एंड मैकेनिकल एफिशिएंसी इज 0.90। मैकेनिकल एफिशिएंसी 0.90 दी है। द वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर टेकन इन पर स्ट्रोक इज, पर स्ट्रोक में कितना वॉल्यूम मिक्सचर लिया जा रहा है वो ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम जानते हैं कि वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का फार्मूला क्या होता है। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी होता है एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ एयर सक्ड, मतलब एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ एयर सक्ड, कितनी एयर सच में सक की जा रही है, डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल वॉल्यूम ऑफ एयर सक्ड, मतलब थ्योरेटिकली कितनी सक की जानी चाहिए। थ्योरेटिकल वॉल्यूम ऑफ एयर सक्ड, कितनी एयर सक की जानी चाहिए। ठीक, इस तरीके से ये पूछा है। देखिए वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कितनी दी है, 0.88 दी है। इन्होंने पूछा है कि कितना एयर मिक्सचर पर स्ट्रोक सक किया जाएगा, वही हमको निकालना है। तो ये एक्चुअल वॉल्यूम निकालना है, वी एक्चुअल निकालना है, डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल वॉल्यूम। क्या होता है, थ्योरेटिकल वॉल्यूम होता है जो स्वेप्ट वॉल्यूम होता है, क्योंकि जितना स्वेप्ट वॉल्यूम उतना ही सक किया जाएगा। थ्योरेटिकल वॉल्यूम आपको कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। ठीक, अब दोनों को सॉल्व कर दी तो वी एक्चुअल क्या हो जाएगा, वी एक्चुअल हो जाएगा 0.88 इंटू 300, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी लगभग 264 cc। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर हो जाएगा 264 cc, 264 cc। अब देखिए यहाँ पे आपको क्लियरेंस वॉल्यूम और मैकेनिकल एफिशिएंसी दिया था, इनका कोई यूज़ नहीं है, सुपरफ्लुअस डाटा थे। ठीक, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 in respect of FSI engine and select the correct answer using the codes given below in the list। लिस्ट 1 को मिलाना है लिस्ट 2 से। ठीक, आंसर क्या क्या दिया है उसके हिसाब से देखेंगे हम लोग फिर से इसको। इन्होंने दिया है सबसे पहले हाईएस्ट यूजफुल कंप्रेशन रेशियो, डोप्स, लिमिटिंग मिक्सचर स्ट्रेंथ एंड डिले पीरियड। ठीक, तो देखिए सबसे पहले दिया है हाईएस्ट यूजफुल कंप्रेशन रेशियो। देखिए क्या होता है, जब भी एसआई इंजन होता है हम जानते हैं कि उसमें जैसे जैसे हम लोग कंप्रेशन रेशियो बढ़ाते हैं
उसमें क्या होता है कि उसकी एफिशिएंसी बढ़ती है, लेकिन समस्या ये भी है कि एसआई इंजन में जैसे जैसे कंप्रेशन रेशियो बढ़ता है नॉकिंग के चांसेस बढ़ते जाते हैं। तो एक हाईएस्ट वैल्यू होती है कंप्रेशन रेशियो की, जिससे ज़्यादा हम लोग उसका कंप्रेशन रेशियो नहीं बढ़ाएंगे। तो ए के लिए क्या हो जाएगा, ए के लिए नीचे जो है नॉकिंग रेटिंग ऑफ द फ्यूल ए के लिए 2 हो जाएगा, क्योंकि ये हाईएस्ट कंप्रेशन रेशियो जो है वही लिमिट कर दे, जो नॉकिंग है उसी कारण उसकी लिमिटेशन आ जाती है। तो ए के लिए क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ए के लिए 2 कहाँ दिया हुआ है, ए और सी में दिया हुआ है। फिर दिया हुआ डोप्स। तो डोप्स क्या होते हैं, डोप्स होते हैं कि देखिए जब भी हमको ठीक डोप्स क्या होते हैं, जो मिक्सचर किए जाते हैं हम लोग उसमें डोप्स क्या होते हैं, डोप्स जो होते हैं वो केमिकल एडिटिव्स होते हैं जो कंबसन की फ्यूल के कंबसन की परफॉर्मेंस को सही करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जिसके कारण डेटोनेशन नहीं होता है। तो डोप्स के लिए क्या हो जाएगा, डोप्स के लिए हम लोग लिख सकते हैं डेटोनेशन लिख सकते हैं। तो बी के लिए क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो बी के लिए 3 कहाँ है आपको, बी के लिए 3 यहाँ पे है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा बेस्ट। इसमें भी दिया है, सॉरी अभी फिर आगे चेक करते हैं फर्दर। तो फिर देखिए सी दिया है लिमिटिंग मिक्सचर स्ट्रेंथ। तो देखिए जितना हम लोग जो मिक्सचर की स्ट्रेंथ है वो देखिए क्या होता है, ऐसा समझिए कि अगर हम लोग एयर फ्यूल मिक्सचर को कम रखेंगे, फ्यूल कम रखेंगे और एयर अधिक रखेंगे तब भी बर्निंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि फ्यूल पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर हम फ्यूल बढ़ाते चले जाएं तो एक ऐसी स्थिति आएगी कि जिसमें एयर की मात्रा कम होने लगेगी। उस कंडीशन में भी अगर हम उसको स्पार्क करेंगे या उसको इग्नाइट करने को तब भी वो इग्नाइट नहीं होगा। तो एक मैक्सिमम लिमिट होती है एयर फ्यूल रेशियो की, जिसमें फ्यूल की मात्रा हम लोग बढ़ा सकते हैं। उससे अधिक बढ़ाने पर ही फ्यूल की बर्निंग नहीं हो पाती है, उसका कंबसन नहीं हो पाता है। तो जो मिक्सर की स्ट्रेंथ है, मतलब एयर फ्यूल रेशियो में जो फ्यूल का स्ट्रेंथ है, मैक्सिमम फ्यूल की मात्रा है, वो डिपेंड करती है कि उसका इग्निटेबल होना चाहिए। मतलब उसको वो जब अगर एसआई इंजन है तो उसको स्पार्क करने में जल जाना चाहिए, कंप्रेशन इग्निशन इंजन है तो इंजेक्ट करते ही जल जाना चाहिए। तो ये इसकी लिमिटेशन है। तो सी के लिए क्या हो जाएगा, सी के लिए 1 हो जाएगा। तो सी के लिए 1 कहाँ में देखने को आपको मिलता है, इसमें देखने को मिलता है। और डी बचा क्या, डिले पीरियड, तो इसलिए चेन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द कंबसन चैम्बर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ए। ठीक, तो डिले पीरियड होता क्या है, जैसे देखिए हम किसी भी स्पार्क करते हैं सीआई इंजन में, जैसे फ्यूल इंजेक्ट करते हैं तो इंजेक्ट होने के बाद उसकी बर्निंग शुरू होने से पहले कुछ केमिकल रिएक्शन में समय लगता है। तो उसी केमिकल रिएक्शन के कारण थोड़ा सा उसके बर्निंग में डिले हो जाता है, इसी को डिले पीरियड कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। बाय हायर ऑक्टेन नंबर ऑफ एसआई फ्यूल इफ इट इज मीन दैट द फ्यूल हैज। इन्होंने कहा है कि अगर किसी फ्यूल के किसी एसआई इंजन का ऑक्टेन नंबर अधिक है तो इसका क्या मतलब होता है। ठीक, तो इसका अधिक क्या मतलब होता है। सबसे पहले देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सभी के ऑप्शन के बारे में बता दो। हायर हीटिंग वैल्यू मतलब पर केजी ऑफ बर्निंग करने पे उससे जो हीट प्रोड्यूस होती है वो अधिक होती है। तो ये इसका आंसर नहीं होता है। ठीक, इसको ये हीट कैपेसिटी की बारे में बात कर रहे हैं, LCV HCV, हायर कैलोरीफिक वैल्यू, लोअर कैलोरीफिक वैल्यू, जिसके बारे में आपको बता देता हूँ। ठीक, तो उसके लोअर कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, पहले हायर कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है। हायर कैलोरीफिक वैल्यू ही होती है जब हम किसी फ्यूल को बर्न करते हैं तो उस बर्न पर केजी ऑफ फ्यूल की बर्निंग से जितनी हीट प्रोड्यूस होती है उसको कहा जाता है हायर कैलोरीफिक वैल्यू कहा जाता है। इसमें हम लोग सही प्रकार की हीट लेते हैं, भले उसमें क्या है कुछ हीट क्या है वेस्ट हो रही हो तब भी। ठीक, इस तरह से। और लोअर कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, लोअर कैलोरीफिक वैल्यू होती है, देखिए क्या होता है अगर किसी फ्यूल में ऑक्सीजन भी होती है तो क्या करती है, जो जैसे हम बर्न करना शुरू करेंगे तो उसकी ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ मैच करके वाटर बना लेती है। और जब वाटर बना लेती है तो वो वेपर बन के उड़ आती है, तो कुछ हीट क्या है उसके वेपराइजेशन में चली जाती है। तो वो अगर वो फ्यूल हम लोग वो जो हीट है वो हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। तो यदि हम हायर कैलोरीफिक वैल्यू में से उस हीट को हटा दें जो कि वाटर वेपर द्वारा यूज़ कर ली गई है, तब हम उसे क्या कहते हैं, तब उसे हम लोअर कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। और यदि हम उसको भी कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि उस फ्यूल ने वो तो हीट दी हुई है, भले हम वो क्या है वेपर बन के चली गई, तो वो क्या है उसकी हायर कैलोरीफिक वैल्यू है। तो यहाँ ने पूछे कि हायर हीटिंग वैल्यू यानी हायर कैलोरीफिक वैल्यू, तो ऑक्टेन नंबर का ये मतलब नहीं होता। दूसरा दिया है हायर फ्लैश पॉइंट। फ्लैश पॉइंट का मतलब क्या होता है, फ्लैश पॉइंट का मतलब होता है कि कोई भी फ्यूल जलाने के लिए सबसे पहले हमको एक टेम्परेचर को पहुंचाना पड़ता है, जिस टेम्परेचर पहुंच को बर्निंग शुरू करता है। यदि फ्यूल अधिक ठंडा है तब उसको हम कितना भी स्पार्क दें, कितना भी उसको आग दें टेम्परेचर, तो वो नहीं जलेगी। तो सबसे पहले एक जलने के लिए उसको एक निश्चित टेम्परेचर तक पहुंचना पड़ता है, तो उस निश्चित टेम्परेचर को ही फ्लैश पॉइंट कहते हैं। जिस मतलब वह टेम्परेचर फ्यूल बर्निंग के लिए रेडी हो जाएगा उसको फ्लैश पॉइंट कहा जाता है।
ठीक, तो ये भी ऑक्टेन नंबर संबंधित नहीं है। तीसरा दिया लोअर वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी मतलब होता है कि कितना आसानी से वेपोराइज हो जाता है और कितने आसानी से कंडेंस हो जाता है, तो उसे वोलेटिलिटी कहते हैं। तो वोलेटिलिटी का संबंध भी ऑक्टेन नंबर से नहीं है। लोअर इग्निशन डिले, ये कथन सही है। तो जो फ्यूल जिसका ऑक्टेन नंबर जितना ज़्यादा होगा, ठीक, वो उसका इग्निशन डिले उतना ही अधिक होगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स वुड इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉक इन सीआई इंजन। इन्होंने कहा सीआई इंजन निम्नलिखित में कौन सी प्रॉपर्टी है जो नॉक का कारण बन जाएगी। देखिए कौन कौन सा। सबसे पहला दिया है कारण कि लॉन्गर इग्निशन डिले ऑफ फ्यूल। इग्निशन डिले मतलब क्या होता है? इग्निशन डिले का मतलब होता है जैसे हमने सीआई इंजन में, कंप्रेसर इंजन में फ्यूल को इंजेक्ट किया जाता है, जैसे हम फ्यूल को इंजेक्ट करते हैं वैसे उसकी बर्निंग शुरू हो जानी चाहिए। वैसे उसकी बर्निंग शुरू होती नहीं है, क्योंकि वो पहले हीट को प्राप्त करता है, उसके बाद उसमें केमिकल रिएक्शन होता है, उसके बाद जाकर के उसकी बर्निंग होती है। तो ये थोड़ा सा समय रह जाता है, इसी को इग्निशन डिले कहते हैं। ये मिली सेकेंड्स में होता है, ठीक। तो ये हाँ, पहला कारण लॉन्ग इग्निशन डिले नॉकिंग का कारण हो सकता है। तो पहला कथन तो सही हो गया। दूसरा इन्होंने कहा लो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल। सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर मतलब होता है जिस टेम्परेचर पर उसकी बर्निंग होती है, जिस टेम्परेचर बर्निंग शुरू हो जाती है। तो हम चाहते हैं कि बर्निंग का टेम्परेचर कम से कम हो ताकि आसानी से गर्म हो, आसानी से जल जाए। लेकिन उनका लो इग्निशन डिले, तो ये क्या है? ये हेल्पफुल होता है, इसके कारण नॉकिंग नहीं होती है, नॉकिंग को कम करने में मदद करता है। तो उन्होंने पूछा कि नॉकिंग के क्या कारण है, ठीक। इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द नॉक, तो ये बढ़ाता नहीं है, नॉकिंग को कम करता है, तो ये इसमें नहीं आएगा। दूसरा दिया लो वॉलेटिलिटी ऑफ द फ्यूल। इसमें मतलब जो फ्यूल है वो आसानी से वेपोराइज नहीं होता है। हाँ, तो ये क्या होता है? ये नॉकिंग का कारण हो सकता है। तो नॉकिंग के क्या क्या कारण हो सकते हैं? सीआई इंजन में नॉकिंग के कारण 2 हो सकते हैं, 1 और 3। तो इसमें आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर जाएगा सी। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। निम्नलिखित स्टेटमेंट को कंसिडर करना है। इन्होंने कहा है नॉक इन एसआई इंजन कैन बी रिड्यूस्ड बाय। एसआई इंजन में नॉक को किस प्रकार से कम किया जा सकता है? देखिए सबसे पहले दिया है इन्होंने सुपर चार्जिंग। देखिए जो एसआई इंजन में सुपर चार्जिंग बहुत ही खतरनाक होता है। हमने बताया था कि कंप्रेशन रेशियो जैसे बढ़ेगा नॉकिंग बढ़ता जाएगा, इसलिए एसआई इंजन में सुपर चार्जिंग हम लोग कम से कम करते हैं, ठीक। ये करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड ही करते हैं, तो इसीलिए क्या कहा जाता है? सुपर चार्जिंग का नॉकिंग बढ़ता है। तो इन्होंने पूछा है नॉक कैन बी रिड्यूस बाय। तो सुपर चार्जिंग द्वारा नॉक को रिड्यूस नहीं किया जाता, नॉक इंक्रीज होता है, इसलिए ये इसको हेल्पफुल नहीं करेंगे रिड्यूस करने में। दूसरा दिया है रिटार्डिंग ऑफ द स्पार्क। स्पार्क की रिटार्डिंग करके हम लोग नॉक को कम कर सकते हैं। हाँ, इस स्पार्किंग रिटार्ड करने का क्या मतलब होता है? स्पार्किंग रिटार्ड करने का ही मतलब होता है, देखिए हम लोग ये जगह थ्योरेटिकली पढ़ते थे, ये पढ़ते जब पिस्टन अपने टॉप डेड सेंटर पहुंच जाए या अपने कंप्रेशन का अंतिम स्ट्रोक में पहुंच जाए तब जाके स्पार्क होता है, लेकिन ऐसा नहीं किया जाता। थोड़ा सा हम लोग पहले स्पार्किंग कर देते हैं, क्योंकि इनर्शिया के कारण तो पिस्टन पहुंचेगा ही पहुंचेगा, तो आसानी तब तक फ्यूल बर्निंग हो जाएगी, तो इसको स्पार्क रिटार्डिंग कहा जाता है। तो ये नॉकिंग को कम करने में हेल्पफुल हो जाता है। तीसरा दिया है यूजिंग अ फ्यूल ऑफ लॉन्ग स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर, ठीक। लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर की फ्यूल का हम लोग रिटार्डिंग ऑफ स्पार्क से क्या होता है? नॉकिंग बढ़ती है। इसलिए बढ़ती है क्योंकि जैसे अगर हम लोग फ्यूल को कंप्रेशन से पहले ही अगर हम लोग बर्न कर देंगे तो उससे क्या होगा कि वो उसके बैक प्रेशर क्रिएट करता है पिस्टन, और पिस्टन पीछे जाने का, पिस्टन में बैक फोर्स लगाने लगता है और पिस्टन की गति क्या है? आगे है, जिसके कारण नॉकिंग के चांसेस बढ़ते हैं। तो रिटार्डिंग ऑफ स्पार्क क्या है? क्या करते हैं? ये करता है कि सीधे सीधे ऐसा कर देता है, उसको बैक करने का प्रयास करता है, तो तुरंत जैसे कंप्रेशन स्ट्रोक समाप्त होता है तो वैसे वो पीछे जाने लगता है, तो मतलब तब तक फ्यूल की बर्निंग बहुत अच्छी तरीके हो जाता है, तो नॉकिंग एकदम ही कम हो जाती है। तो रिटार्डिंग ऑफ स्पार्क हेल्प करता है नॉकिंग को कम करने में। तीसरा दिया है यूजिंग अ फ्यूल ऑफ लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर। जो लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर फ्यूल होते हैं उनकी बर्निंग काफ़ी कठिन होती है, क्योंकि उसको बहुत धीरे धीरे बर्न करते हैं, इसीलिए हम लोग स्मॉल स्ट्रक्चर चेन का प्रयोग करते हैं। तो ये क्या है? नॉकिंग को कम करने में हेल्प नहीं करता, जबकि बढ़ाता है। तो ये हमारा आंसर में इंक्लूड नहीं है। चौथा दिया इंक्रीजिंग द इंजन स्पीड। इंजन की स्पीड बढ़ाने पर, हाँ, इंजन की स्पीड बढ़ा देने से नॉकिंग की टेंडेंसी क्या है? कम हो जाती है एसआई इंजन में, ठीक। एसआई इंजन में हम चाहते हैं कि स्पीड अधिक हो, जबकि कंप्रेशन इग्निशन इंजन सीआई इंजन में मतलब डीजल इंजन चाहते हैं कि स्पीड कम हो।
ठीक। तो ये क्या है, इसको हेल्पफुल करता है नॉकिंग को कम करने। तो नॉकिंग कम करने में कौन कौन मदद कर रहा है, 2 और 4। तो इसका आंसर क्या जाएगा, इसका आंसर जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, इफ मीथेन अंडरगोज कंबशन विद द स्टोइचियोमेट्रिक क्वांटिटी ऑफ एयर, द एयर फ्यूल रेशियो ऑन मोलर बेसिस वुड बी। इन्होंने कहा यदि मीथेन क्या है कि स्टोइचियोमेट्रिक एयर क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर से बर्निंग कर रही है तो एयर फ्यूल रेशियो क्या होगा ऑन मोलर बेसिस वुड बी। देखिए मोलर बेसिस मतलब होता है कि पर मोल के हिसाब से इन्होंने पूछा है। तो देखिए अगर हम लोग मीथेन को बर्निंग करें, सबसे पहले तो ये हो गया CH4 प्लस O2, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा CO2 प्लस H2O। इसको पहले क्या हम बैलेंस कर लेंगे। तो इसमें कैसे बैलेंस करेंगे, देखिए यहाँ पे एक कार्बन है, एक कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 4 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ऑक्सीजन देख लीजिए, यहाँ 2 और यहाँ 2, तो 2 4 है, यहाँ पे इसको 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इस तरीके से बैलेंस हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को मोलर बेसिस पे निकालना है। तो हम देख रहे हैं कि मीथेन का 1 मोल है, ठीक, और यहाँ पे ऑक्सीजन का 2 मोल है। तो मीथेन की 1 मोल की बर्निंग के लिए कितने ऑक्सीजन के 2 मोल की आवश्यकता होती है, ठीक। तो इस तरीके से अब देखिए जो मोल होता है वो वॉल्यूम ही होता है। जिस प्रकार जिस मतलब जितने मोल्स होंगे गैसेस में क्या होता है, जो वॉल्यूम होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स होता है, ठीक। तो देखिए हम इस तरह कह सकते हैं कि जितना वॉल्यूम होगा उसके हिसाब से, तो एक ग्राम के लिए कितना चाहिए, लगभग 2 मोल ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो वो कह सकते हैं कि 2 वॉल्यूम की आवश्यकता पड़ती है। तो इसको वॉल्यूम से ऑक्सीजन हो गया, इसको एयर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 डिवाइडेड बाई 21 का इसमें डिवाइड करेंगे। हाँ देखिए 21 का क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम के बेसिस पे हम लोग निकाल रहे हैं एयर फ्यूल रेशियो। अगर मास बेसिस पे निकाल दो तो 23 का करते हैं। तो इसको सॉल्व कर दीजिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू जो आ जाएगी लगभग आ जाएगी 9.352। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें एयर फ्यूल रेशियो क्या हो जाएगा, एयर आपको चाहिए पड़ती होगी 9.3 चाहिए होगी और फ्यूल चाहिए होगा 1। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा 9.52 डी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड बाय पर केजी ऑफ कार्बन ऑन कंप्लीट कंबसन इज। इन्होंने कहा है कि 1 केजी कार्बन के कंबसन पे कितनी CO2 प्रोड्यूस होती है। देखिए हम जानते हैं कार्बन C प्लस O2 बराबर क्या हो जाएगा CO2, ठीक। इन्होंने पूछा कितनी कार्बन डाइऑक्साइड पर केजी ऑफ फ्यूल। तो अगर ये 1 केजी है, ठीक, तो देखिए यहाँ पे कार्बन कितना है 12, उसका कितना उसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाता है 12, और ये हो जाएगा ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 1 का होता है 16, 2 का हो जाएगा 32, और यह कार्बन डाइऑक्साइड कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 44। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 12 केजी या 12 ग्राम जो भी ले लीजिए, कार्बन की बर्निंग से 44 केजी ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है। तो 1 केजी के लिए इससे कितने हो जाएगी 44/12। इसको सॉल्व कर दीजिए तो लगभग कितना हो जाएगा 4 से हो जाएगा 11, 4 3 12, 11/3। मतलब 1 केजी कार्बन के बर्निंग से 11.3 केजी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी 11 डिवाइडेड बाई 3। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि इन्होंने कहा ऑटो इग्निशन टाइम फॉर पेट्रोल एयर मिक्सचर इज मिनिमम व्हेन द रेशियो ऑफ द एक्चुअल फ्यूल एयर रेशियो एंड केमिकली करेक्ट फ्यूल एयर रेशियो इज। इन्होंने कहा है कि जब इग्निशन टाइम सबसे मिनिमम हो तो उस समय क्या मतलब एक्चुअल एयर फ्यूल रेशियो केमिकली करेक्ट एयर फ्यूल रेशियो का अनुपात क्या होना चाहिए, मतलब जो हम लोग को किस प्रकार के अनुपात में रखना चाहिए। तो देखिए होता क्या है कि अगर हम लोग चाहते हैं कि ऑटो इग्निशन कम से कम हो तो हम लोग फ्यूल को थोड़ा सा रिच रखते हैं, कितना लगभग 10% रिच रखते हैं। तो एयर फ्यूल रेशियो का और क्या कहते हैं इन्होंने कहा एयर फ्यूल रेशियो और एक्चुअल एयर फ्यूल रेशियो का अनुपात इन्होंने पूछा। तो हम लोग थोड़ा सा रिच रखेंगे तो उसमें फ्यूल का रेशियो थोड़ा सा अधिक रखेंगे, तो 1 से थोड़ा अधिक हो जाएगा इसकी वैल्यू। तो इसकी वैल्यू 1 से अधिक हो जाएगी तो लगभग इसकी वैल्यू 1.1 से होनी चाहिए। तो 1.1 के सबसे नज़दीकी आंसर क्या है 1.2 है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो फ्यूल को जब भी अगर हमको बहुत थोड़ी सी ऑटो इग्निशन अच्छा चाहिए, उसकी बर्निंग अच्छी चाहिए, तो ये पावर अच्छा चाहिए, तो हम लोग उसका जो फ्यूल कैसा रखेंगे, फ्यूल हमेशा थोड़ा सा रिच रखेंगे। लेकिन अगर एफिशिएंसी की बात करें तो फ्यूल थोड़ा सा लीन रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है द टेंडेंसी ऑफ नोकिंग इन CI इंजन रिड्यूस बाय।
इन्होंने पूछा है कि सीआई इंजन में नॉकिंग की टेंडेंसी को किस प्रकार से कम किया जा सकता है। तो देखो क्या क्या आंसर दिया है, देखिए पहला दिया है हाई सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल। फ्यूल की जो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए वो ज़्यादा होना चाहिए, तो नहीं ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक, अगर हम लोग को टेंडेंसी कम करनी है तो सीआई इंजन की बात हो रही है। तो दूसरा दिया है डिक्रीज इन जैकेट वाटर टेम्परेचर। जैकेट वाटर मतलब जो उसको कूल कर रहा है उसका टेम्परेचर कम कर देंगे, उसका टेम्परेचर कम कर देंगे तो सिलेंडर क्या है ठंडा रहेगा, तो उसकी बर्निंग और कठिन हो जाएगी, तो ये भी नहीं करना चाहिए। इन्होंने कहा इंजेक्शन ऑफ फ्यूल जस्ट बिफोर टीडीसी। उन्होंने कहा कि जो फ्यूल का इंजेक्शन है उसको टीडीसी टॉप डेड सेंटर जस्ट बिफोर करना चाहिए। हाँ, ये इसका आंसर। इससे क्या होता है, जैसे फ्यूल का इंजेक्शन करेंगे जस्ट बिफोर टीडीसी, अगर उसके पहले कर देंगे तो बर्निंग क्या है बैक प्रेशर क्रिएट करने लगे पिस्टन पे। इसी तरीके से तो चौथा दिया है डिक्रीज इन इंजेक्शन प्रेशर। अगर इंजेक्शन प्रेशर कम कर देंगे फ्यूल भी अच्छे से भीतर जाएगा नहीं, उसका एटोमाइजेशन अच्छे से नहीं होगा, तो ये भी नॉकिंग को कम नहीं करेगा, बढ़ा देगा। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। निम्नलिखित स्टेटमेंट को कंसिडर करना है और फिर उन्होंने पूछा है कि इसके आधार पर हमको आंसर देना है। तो पहले उन्होंने पूछा है कि विच ऑफ दिस स्टेटमेंट आर करेक्ट, इसमें कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखिए सबसे पहले दिया सुपर चार्जिंग इंक्रीजेस द पावर आउटपुट एंड इंक्रीजेस द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। इन्होंने कहा जो सुपर चार्जिंग है, सुपर चार्जिंग के द्वारा पावर आउटपुट बढ़ जाता है और साथ में वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बढ़ जाती है। हाँ, तो ये कथन सही है। ये कथन क्यों सही है, क्योंकि देखिए जब हम सुपर चार्जिंग का मतलब क्या होता है, सुपर चार्जिंग का मतलब होता है जो चार्ज सिलेंडर द्वारा एब्जॉर्ब किया जा सकता है उस मतलब एब्सॉर्ब किया जा सकता है उस चार्ज से भी अधिक चार्ज हम उसको भीतर प्रेशराइज करके देते हैं, जिससे क्या होता है उसमें एक्चुअल चार्ज से अधिक चार्ज प्रवेश किया जा सकता है, जिसके कारण वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बढ़ जाती है। पहली बात तो ये है। दूसरा क्या है, क्योंकि ज़्यादा चार्ज रहेगा तो उसकी बर्निंग अच्छी से होगी, हमको अधिक पावर मिलेगा, तो ये भी कथन भी सही है। तो पहला कथन तो सही हो गया। दूसरा सुपर चार्जिंग इज मोर सूटेबल फॉर एसआई इंजन देन सीआई इंजन। एसआई इंजन में जो सुपर चार्जिंग है वो ज़्यादा सही होती है, जबकि सीआई इंजन में उतनी सही नहीं होती। तो ये कथन गलत है। मैंने आपको बताया कि एसआई इंजन होता है पेट्रोल इंजन, उसमें हम चाहते हैं कि सुपर चार्जिंग ना करना पड़े, क्योंकि उससे कंप्रेशन रेशियो बढ़ेगा, उससे नॉकिंग टेंडेंसी बढ़ेगी। तो ये कथन गलत है। तीसरा दिया दैट लिमिट्स ऑफ सुपर चार्जिंग फॉर एन एसआई इंजन इज सेट बाय नॉक वाइल दैट इन सीआई इंजन इज सेट बाय थर्मल लोडिंग। इन्होंने कहा है सुपर चार्जिंग जो है एसआई इंजन में वो लिमिट की जाती है नॉक के द्वारा। तो ये कथन तो सही है, आधा यहाँ तक तो सही हो गया कि नॉक, क्योंकि जैसे जैसे सुपर चार्जिंग करते जाएंगे तो उसकी नॉकिंग टेंडेंसी बढ़ती जाएगी, तो हम लोग क्या है एक निश्चित सीमा तक ही करते हैं। दूसरा दिया है सीआई इंजन में सेट बाय थर्मल लोडिंग। तो ये भी सही है कि सीआई इंजन में हम लोग सुपर चार्जिंग चाहे जितना कर सकते हैं, लेकिन उतना ही इंजन क्या है गर्म हो जाएगा, तो उसको हीट है उसको हैंडल करना कठिन हो जाएगा, तो इसीलिए वहाँ पर जाकर के हम सुपर चार्जिंग उसकी लिमिट कर देते हैं। तो ये कथन भी सही है। तो इसके कौन कौन से कथन सही होगा, इसके कथन सही होगा 1 और 3। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर जाएगा सी। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। द पर्पस ऑफ एम्प्लॉइंग सुपर चार्जिंग फॉर एन इंजन इज। ये किसी इंजन में सुपर चार्जिंग को प्रोवाइड करने के क्या कारण होता है। नंबर देखिए ए दिया है टू प्रोवाइड फोर्स्ड कूलिंग एयर। ठीक, कूलिंग एयर का सुपर चार्जिंग से कोई मतलब नहीं है। कूलिंग एयर तो बाहर से सिलेंडर को ठंडा कर रही होती है। ठीक, तो सुपर चार्जिंग का इससे कोई संबंध नहीं है। दूसरा दिया तो रेज एग्जॉस्ट प्रेशर। एग्जॉस्ट प्रेशर क्यों हम बढ़ाएंगे, उससे हमको कोई लाभ तो होना नहीं है। दूसरा दिया है टू इंजेक्ट एक्सेस फ्यूल फॉर कोपिंग विथ हायर लोड। हायर लोड के समय पे हम लोग एक्सेस फ्यूल जब सप्लाई करते थे, ये गवर्नर का काम होता है। ठीक, ये सुपर चार्जिंग का काम नहीं है। ठीक, डी दिया हुआ है टू सप्लाई एन इनटेक ऑफ एयर एट द डेंसिटी ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ द सराउंडिंग एटमॉस्फेयर। सराउंडिंग एटमॉस्फेयर से हायर डेंसिटी पे एयर को सप्लाई किया जाता है। तो ये कथन सही है। तो इसका आंसर क्या, इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सुपर चार्जिंग ऑफ इंजन। इंजन की सुपर चार्जिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो दिया है पहले टू रिड्यूस द मास ऑफ द इंजन पर ब्रेक पावर।
तो इंजन के मास को कम कर देता है पर ब्रेक पावर। हाँ ये सही है, क्यों? क्योंकि अगर हम लोग सुपर चार्जिंग नहीं करेंगे तो हमको बड़ा सिलेंडर यूज़ करना पड़ेगा उसी चार्ज के लिए। अगर हम लोग सुपर चार्जिंग कर रहे हैं तो छोटा सिलेंडर यूज़ करना पड़ेगा, तो इंजन का मास क्या है, कम हो जाएगा, तो रिड्यूस हो जाएगा, ये सही है। दूसरा दिया टू रिड्यूस स्पेस ऑक्यूपाइड बाय इंजन, तो जब सिलेंडर छोटा हो तो स्पेस भी कम ऑक्यूपाई करेगा, तो ये भी सही हो जाएगा। टू इंक्रीज द पावर आउटपुट ऑफ इंजन, सुपर चार्जिंग कर देंगे तो इंजन का पावर आउटपुट भी बढ़ जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ अबव हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ अबव, डी, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला ले लेते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, कंसिडर द फॉलोइंग कार्बन consider the following carbon monoxide, hydrogen and sulfur. What is the amount of oxygen required to complete combustion of each one of the above respectively? इन्होंने कहा है कि what is the amount of oxygen, ऑक्सीजन कितनी आवश्यकता होती है इन केजी पर केजी के लिए। तो मैंने अभी आपको सॉल्व करके बताया था, क्या बताया था कि जो कार्बन है, तो कार्बन 1 केजी कार्बन के लिए कितना लगभग चाहिए पड़ता है हमको, 8/3 केजी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। हाइड्रोजन के लिए कितना चाहिए पड़ता है, हाइड्रोजन के लिए पर केजी हाइड्रोजन के लिए जो अमाउंट की आवश्यकता होती है वो लगभग 8 केजी होती है। और सल्फर के लिए कितनी होती है, सल्फर के लिए 1 केजी की आवश्यकता होती है। ठीक, अब बचती सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड, तो पहले इन तीनों को चेक कर लेते हैं, 8/3, 8 और 1, तो 8/3 पहले वाले में किसमें दिया, इसी में दिया, तो यही इसका आंसर हो जाएगा सीधे 8/3, 8 और 1 बचा। और कार्बन मोनोऑक्साइड का 4/7 होता है, कैसे होता है वो मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। वही तरीका है जो अभी तक हमने निकाला है। सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड लीजिए, फिर इसमें ऑक्सीजन ऐड कर दीजिए, तो बन जाएगा ये CO2, फुल बर्निंग हो जाएगी। अब देखिए पूरा बैलेंस है, इसको हाफ कर देते हैं तो बैलेंस हो जाता है। तो हम ध्यान देखते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड के 12 और 16 कितना हो जाएगा, 17, 18, 10, 28, तो 28 के ग्राम है। ठीक, और ये हो जाएगा ऑक्सीजन आपका 16 हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि 28 ग्राम की बर्निंग के लिए 16 चाहिए, तो 1 ग्राम की बर्निंग के लिए कितना हो जाएगा, 16, 28/16 इंटू इसमें ऑक्सीजन पूछा है तो इसको सॉल्व कर दीजिए, हो जाएगा 4 चौके 16, 4 सत्ते 28, 4/7। ऑक्सीजन पूछा, अगर एयर पूछा होता तो इसी में हम लोग 100/23 का मल्टीप्लाई भी कर देते, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम शोज दैट द कंबशन इज नेसेसरली कंप्लीटेड। वो उन्होंने पूछा है कि निम्नलिखित में कौन सा चीज़ है जो ये बतलाता है कि कंबशन पूरी तरह से हो चुका है। तो सबसे पहले थे प्रेजेंस ऑफ फ्री कार्बन इन एग्जॉस्ट। देखिए अगर एग्जॉस्ट में फ्री कार्बन उपस्थित है इसका मतलब बर्निंग अभी पूरी नहीं हुई, क्योंकि उसमें कार्बन उपस्थित, कार्बन पूरी तरह बर्निंग होकर के CO2 में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, तो ये कथन गलत है। दूसरा दिया है प्रेजेंस ऑफ CO इन एग्जॉस्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड उपस्थित है, इसका ये भी मतलब कि पूरा बर्निंग नहीं होगी। कार्बन मोनोऑक्साइड अगर फ्यूल पूरी तरह से बर्न नहीं होता तब होता है, अगर फ्यूल पूरी तरह से बर्निंग हो गई, एयर उसको पर्याप्त मात्रा में मिलती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बनता है, तो एग्जॉस्ट में कार्बन मोनोऑक्साइड भी नहीं होना चाहिए। तीसरा दिया है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन एग्जॉस्ट, ऑक्सीजन एग्जॉस्ट में ऑक्सीजन उपस्थित है, तो ये भी नहीं होना। हाँ ऑक्सीजन उपस्थित है तो इसका मतलब बर्निंग पूरी तरह से हो गई है, क्यों, क्योंकि जो ऑक्सीजन बची उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पाया, तो ये ऑक्सीजन बच गई, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। दिया प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन इन एग्जॉस्ट। देखिए नाइट्रोजन नॉर्मली बर्न नहीं होती है कंबशन के समय, तो वो उसी तरह से उपस्थित रहते हुए निकल जाती, तो वो तो अगर बर्निंग पूरी नहीं हुई है, बर्निंग पूरी हो गई तब भी वो उसी तरह रहेगी, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका जो अगर ऑक्सीजन जो एग्जॉस्ट निकल रहा है SI इंजन से, अगर उसमें ऑक्सीजन उपस्थित है तो हम कह सकते हैं जो बर्निंग है वो पूरी हो चुकी है, क्योंकि एक्सेस ऑक्सीजन ये बता रहा है कि उसका यूटिलाइजेशन नहीं हुआ, तो मतलब बर्निंग कंप्लीट हो जाने के बाद इतनी ऑक्सीजन बची हुई है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है डेटोनेशन इन SI इंजन बिकम सीवियर ड्यूरिंग। उन्होंने कहा है कि SI इंजन मतलब पेट्रोल इंजन में डेटोनेशन कब खतरनाक हो जाता है। देखिए जब SI इंजन में, देखिए अगर SI इंजन जो है पेट्रोल इंजन हाई स्पीड पे चल रहा होता है तब उसमें डेटोनेशन के चांसेस कम होते हैं, लो स्पीड पे हो रहा है तब उसके डेटोनेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो लो स्पीड कहाँ कहाँ दिया है, लो स्पीड A और दिया हुआ है, लो स्पीड यहाँ पे दिया है ये और यहाँ पे दिया है, इन दोनों में दिया है, इसमें नहीं दिया है, तो इन दोनों में से कोई एक आंसर हो जाएगा। अब लो लोड एंड हाई लोड। अब देखिए अगर लो लोड है
लोड कम है तो उसको हैंडल किया जा सकता है, क्योंकि लो स्पीड में चल रहा है तो लोड कम को उसको हैंडल करते किसी तरह ऐसा इंजन चलेगा। ये लोड भी अधिक है और स्पीड भी कम है तो उस समय क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगी नॉकिंग, तो नॉकिंग बहुत सीवियर हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या, इसका आंसर हो जाएगा डी। और हाई लोड और लो स्पीड पे एसआई इंजन में जो नॉकिंग होती है वो बहुत खतरनाक हो जाती है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बाय सुपर हीटिंग द डीजल इंजन द पॉसिबिलिटी ऑफ द नॉकिंग। जब डीजल इंजन की सुपर हीटिंग कर दी जाती है तो उसकी नॉकिंग पे क्या असर पड़ता है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर सुपर हीटिंग कर दी जाएगी तो जो डीजल इंजन है उसमें नॉकिंग कम हो जाएगी, तो नॉकिंग क्या है, डिक्रीज हो जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, डिक्रीज। इंक्रीज, रिमेन्स कांस्टेंट, नन ऑफ द अबव, इसका आंसर नहीं होगा। तो ऐसे समझिए सीधे सीधे कि सुपर चार्जिंग के कारण सीआई इंजन मतलब कंप्रेसर इग्निशन इंजन या डीजल इंजन उसमें तो नॉकिंग कम होती है, लेकिन जो एसआई इंजन है, पेट्रोल इंजन होते हैं, उसमें नॉकिंग बढ़ जाती है। तो ये था आज का आखिरी सवाल। फिर मिलूंगा आपसे नए प्रश्नों के साथ, तब तक आप अपनी तैयारी जारी रखिए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन ही प्रेस कर दें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। तो फिर मिलूंगा आपसे, तब तक अपनी तैयारी जारी रखिए। ये जो मैंने पढ़ा है, अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप अगर इसके पहले की वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप हिंदी की वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। मैंने हिंदी के भी क्वेश्चन सॉल्व कराने शुरू कर दिए हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तब भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फिर मिलता हूं आपसे नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए अपनी तैयारी जारी रखिए, क्योंकि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। धन्यवाद।